स्टूडेंट, अगले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था हस्तकला। हस्तकला के अंदर हमने जरी काम, मिट्टी कला, कढ़ाई, बुनाई ये सब देखा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे धातु काम। धातु जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है धातु का काम, यानी कि धातु का किस प्रकार से हमारे विरासत के रूप में हमें प्राचीन समय से देखने को मिला है। धातु विद्या भी भारत की प्राचीन विद्या है। पाषाण युग के बाद धातु युग का धातु विद्या विकसित हुई थी। पाषाण युग के बाद कौन सा युग आया था? धातु युग। पहले पत्थरों का युग था, उसके बाद कौन सा युग आया था? हमारे धातु विद्या का। लोथल के कारीगर धातु में हसिया मतलब आप जानते हो जैसे गाँव के अंदर हम जब कटाई करते तो दांतड़े का यूज़ करते जिससे कटाई की जाती। बर्मा, घुमावदार आरी, आरा, सुई जैसे अनेक ऐसे उपकरण बनाए थे जो किसके थे? तांबे और कांसे के औजार बनाए थे। और ये तांबा और कांसा भी क्या है? हमारा धातु है। इसी तरह धातुओं में से औजारों के उपरांत बर्तन भी बनाए गए, मूर्तियां भी बनाई गई और पात्र भी बनाए गए। जैसे आपको पता है हमारे घरों के अंदर भी हम ऐसे बहुत सारी धातु जैसे एल्यूमिनियम, पित्तल, इन सब का यूज़ करते कि नहीं करते? पित्तल के भी बर्तन देखने को मिले होंगे आपने, एल्यूमिनियम के भी देखे होंगे, यहाँ तक कि टंगस्टन के भी देखने को मिले होंगे। युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र भी किससे बनाए जाते थे? धातु से बनते थे। आपको पता है जैसे भाला होता था, ये सब किससे बनाए जाते थे? धातु से बनाए। सोना चांदी जैसे धातु का उपयोग गहने के रूप में भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सोना चांदी अभी भी आप देखते हो जितने भी हम आभूषण पहनते हैं, जो स्त्री आभूषण पहनती है वो किसके बने होते हैं? सोना और चांदी। और सोना और चांदी हमारा क्या है? धातु। तांबा, पीतल, कांसा जैसी धातु है जो क्या करते का उपयोग बर्तन और मूर्ति बनाने में भी किया जाता था। जबकि लोहे का उपयोग हम औजार और हथियार बनाने में भी होता है। लोहे का उपयोग किसने किया जाता है? हथियार बनाने के लिए। जैसे आपको बताया ना बहुत सारे हथियार किससे बनाए जाते थे? लोह धातु से। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे काष्ठ कला। तो देखा आपने धातु विद्या भी हमारी क्या है? प्राचीन विद्या रही जो हमें हमारी विरासत से मिला है। काष्ठ कला। काष्ठ का मतलब होता है बच्चों लकड़ी। मानव जीवन का संबंध प्रारंभ से ही वृक्ष और जंगलों के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य का पूरा संबंध जो है वो किससे? जंगल से जुड़ा हुआ है। जैसे आपको पता है हमारे जो आदि मानव हुआ करते थे वो कहाँ बसे हुआ करते थे? जंगल में रहते थे, है ना। और वहीं से उन्होंने धीरे धीरे खोज करना आरंभ किया था। शुरुआत में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। शुरुआत में आपको पता है जैसे हमारे यहाँ पहले ये एलपीजी या इस तरह की गैसेस ना होती थी तो पहले लोग क्या करते थे? खाना पकाने के लिए किसका उपयोग करते थे? काष्ठ मतलब क्या होता है? लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में किया करते थे। धीरे धीरे औजारों, भवनों, मकानों के निर्माण में भी क्या हुआ? लकड़ी का उपयोग होने लगा। आपको जैसे पता है मकान बनाने में बड़े बड़े बांसों का उपयोग करते। औजार में जैसे अगर हमको हथौड़ा बनाना है तो हथौड़ों का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो किसका बना होता है? लकड़ी का होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्या करते हैं चीज़ों में लकड़ी का उपयोग करने लगे क्रमशः। जैसे कि लकड़ी की मूर्ति आप देखते हो ना, मूर्ति बनी होती है। यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने जैसे घोड़ा, हाथी लकड़ी के होते या नहीं होते? गोखा, ताक, खंबे, खिड़की, दरवाजे ये सब भी किसके बने होते हैं? लकड़ी के। अटारी, सिंहासन जो राजा होते हैं उनके सिंहासन, कुर्सी, जाति तथा यहाँ तक कि आदि बनाने के लिए भी काष्ठ कला तथा नक्काशी का विकास भी होता है। नक्काशी का मतलब ये होता है बच्चों प्राचीन समय में जो युद्ध हुआ करते थे उनके लिए लकड़ी के खिलौने के द्वारा क्या बनाए जाते? नक्शे बनाए जाते कि किस तरह से कहाँ से कौन आक्रमण करेगा, कितने हमारे पास हाथी है, कितने घोड़े हैं, इन सब का भी उपयोग किसके? काष्ठ कला के द्वारा यानी कि काष्ठ कला लकड़ी का उपयोग करके किया जाता था। गुजरात के अंदर सरखेड़ा का फर्नीचर और लकड़ी का झूला बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? ईडर के। तो आपको समझ में आया कि प्राचीन समय से लकड़ी का भी हमारे जीवन में बहुत ही क्या है? उपयोग रहा है। उसके बाद आता है जड़ाऊ काम। जैसे मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी जड़ाऊ काम क्या होता है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा राजा महाराजा होते हैं उनका जो मुकुट होता है, मुकुट के अंदर आपने देखा हो जैसे हीरा, मोती, बड़े बड़े मतलब आभूषण होते हैं। वो आभूषणों को क्या किया जाता है? जड़ा जाता है। जड़ा मतलब उसके अंदर रखा जाता है। देखा होगा तो उससे हम क्या कहते हैं? उस कला को हम क्या कहते हैं? जड़ाऊ कला। अलंकार और जड़ाऊ काम की कला भारत की एक प्राचीन कला है। भारत के राजा, सम्राट, अन्य शासक और उस समय के जो श्रीमंत वगैरह जिन स्वर्ण अलंकारों को धारण करते उसमें हीरा, मोती, माणिक आदि प्रमुख थे।
इन कीमती रत्नों को गले का हार, बाजूबंद, कड़ा, मुकुट, माथे की बिंदिया, अंगूठी, नथनी आदि को जड़कर पहनते थे। समझ में आया? जैसे कोई भी मुकुट है उसके अंदर जो हीरा अगर इस तरह से अंदर रख के फिर वो साइड साइड में अगर डिज़ाइन करते हैं तो उस कला को हम क्या कहते हैं? जड़ाऊ कला। सिर्फ मुकुट में नहीं, गले के हार में भी होता है, बाजूबंद में भी होता है, कड़े जो होते हैं उन सब में भी क्या किया जाता था? जड़ाऊ काम। विशेष निपुणता वाले कारीगर जैसे जड़ाऊ काल में सिंहस्थ थे। राजस्थान का बीकानेर गहने के जड़ाऊ काम के लिए बहुत ही क्या प्रसिद्ध है। तो देखिए आपने राजस्थान के अंदर कहाँ पर? बीकानेर के अंदर बहुत ही क्या था। इसी प्रकार से हमने आगे देखा था कौन सा? जरी काम। जरी काम कहाँ का फेमस था? सूरत में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा अकीक काम। अकीक क्या होता है? देखिए, अकीक भारत की कई नदियों के घाटी प्रदेशों में मिलने वाला एक कीमती क्या है? पत्थर है। बिल्कुल जड़ाऊ कला की तरह ही है, ठीक है, परंतु ये अकीक क्या है? एक पत्थर है जिसमें अकीक की चमक यानी कि बहुत ही क्या है? अर्ध पारदर्शक, सुंदर और लाल पत्थर की तरह है। विशेष करके ये शिले का मिश्रित नीले व सफ़ेद रंग के भी देखने को पत्थरों को हम क्या कहते हैं? अकीक कहते हैं। यानी कि सिलिका उसके अंदर एक धातु पाई जाती है, उस सिलिका से बने हुए क्या होते हैं? पत्थर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अकीक भी कहते हैं। गुजरात में सूरत, खंभात, अहमदाबाद, राणपुर क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अकीक के पत्थर पाए जाते हैं। और ये अकीक के पत्थर यानी कि अलंकाराऊ तथा जड़ाऊ काम, देखो मैंने बताया था ना पहले कि जड़ाऊ का काम और अकीक काम दोनों एक दूसरे से काफ़ी संबंध रखते हैं। खंबात भेजा जाता है और खंबात के कारीगर क्या करते? अकीक के पत्थर को तराश कर मतलब उनको अच्छे से देखकर उन्हें विभिन्न प्रकार के अलंकारों मतलब आभूषणों के अंदर चढ़ा कर क्या करते? अथवा क्या करते? अकीक के पत्थरों की माला व मणके तैयार करते। तो आपको समझ में आया, अकीक कार्य भी हमारे प्राचीन समय से हमें हमारी विरासत के रूप में मिले हैं। आगे हम देखते हैं जैसे चित्रकला। देखिए ये देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये देखो ये जड़ाऊ कला दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो मोती है ये क्या अंदर की तरफ देखा हुआ। इसके बाद ये देखिए ये सारी जो कलाएँ दिख रही है आपको, ये कौन सी कला दिखाई दे रही है हमको? अकीक और जड़ाऊ कला से बना हुआ क्या दिखाई दे रहा है? मुकुट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चित्रकला भी काफ़ी प्राचीन है। विविध कलाओं में चित्रकला का स्थान सर्वोपरि है। चित्रकला रंग और रेखाओं द्वारा कला एवं सौंदर्य का रसन पान कराती है। इसमें प्रकृति की जड़ और चेतना स्वरूप विविध भावों का दर्शन कराने की क्षमता होती। अब आपको देखो चित्र हम देखते हैं, कभी कभी हम चित्र को देखते हैं ऐसा लगता है जैसे चित्र हमको कुछ कहना चाहता है, जिसमें प्रकृति के बारे में अगर वर्णन कर रखा हो तो ऐसा लगता है मानो वो चित्र हमें कुछ क्या कर रहा है? अपने भाव को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। लगभग 5000 वर्ष प्राचीन हड़प्पी संस्कृति, आपको पता है ना हड़प्पा संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति, उनके अवशेषों में भारतीय चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। पुरातत्व विभाग के उत्खनन में भी भारत की चित्रकला के नमूने मिलने गए। पाषाण युग के आदि मानव की गुफाएं, चित्रों, पशु पक्षी आलेख भी देखने को मिले। सिर्फ अभी नहीं, हड़प्पा संस्कृति से हम देख रहे हैं कि जितने भी हमको अवशेष मिले हैं वहाँ पर हमको कौन सी कला देखने को मिली है? चित्रकला देखने को मिली है। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों के ऊपर भूमिगत रेखांकन की आकृति व फूल पौधे बनाते थे। यहाँ तक कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वो मिट्टी के बर्तन तो बनाते, परंतु उस मिट्टी के बर्तन पर क्या करते थे? फूल पौधे उनके क्या बनाए जाते थे? आकृति बनाई जाती थी। मध्य प्रदेश के हाथी, गैंडा, हिरन आदि के चित्र भी बनाए जाते हैं। अभी भी आप देखना हमारे घरों के अंदर जो मटके होते हैं बड़े, उस पर वेल बूटेदार चित्र बनाए जाते हैं। तो ये हड़प्पा संस्कृति से ये क्या हो रही? हमें हमारी विरासत से मिलती चली आ रही। अजंता एलोरा के चित्र में भी भारतीय चित्रकला के बेजोड़ उदाहरण मिलते हैं। अजंता एलोरा जो गुफाएं हैं वहाँ पर भी हमको चित्रकला का बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। भारत के पारंपरिक रूप से मांगलिक प्रसंगों में, जैसा आपको पता है कि हमारे घरों में शादी हो या फिर कोई प्रसंग होता है तो आपने देखा हो दीवारों पर क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि फर्श पर भी क्या किया जाता है? रंगोली के माध्यम से क्या किया जाता है? चित्रकला को बताया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया है कि किस प्रकार से हस्तकला के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? मिट्टी कला, धातु काम, काष्ठ कला, जड़ाऊ काम, अकीक काम, हीरा मोती काम, जरी काम, कढ़ाई बुनाई, चर्म उद्योग, ये हमने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे ललित कला कि ललित कला क्या होता है, ललित कला के अंदर क्या क्या होता है। हेलो स्टूडेंट, अभी जैसा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? परंपरा हस्तकला के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन से? ललित कला। अब ये ललित कला होता क्या है? ललित कला के अंदर क्या क्या आता है? गायन, वादन और नृत्य। गायन मतलब क्या होता है? गाना। वादन मतलब जो आप देखते हो बात के द्वारा, यानी कि अलग अलग की जो होते हैं उपकरण के द्वारा जो वादन किया जाता है उसके द्वारा। और नृत्य मतलब क्या होता है? नृत्य कला। तो ललित कला के अंदर
हम दो तरह की, ये ललित कला जो होती है अलग अलग तरह की क्या वेशभूषा को धारण करके क्या किया जाता है। सबसे पहले ललित कला के अंदर हम पढ़ेंगे संगीत कला। संगीत के बारे में आपको पता है कि हमारा भारत देश प्राचीन समय से ही संगीत के क्षेत्र में क्या रहा है, अग्रसर रहा है ना। तो संगीत कला के अंदर आपको जैसा पता है कि संगीत में 7 प्रकार के क्या होते हैं, स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि, यही होता है ना। ये 7 स्वर होते हैं और 5 क्या होते हैं, राग। इन स्वर और राग के द्वारा ही क्या किया जाता है, संगीत बनता है। 5 प्रकार के जो राग होते हैं वो होते हैं श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भेरी। संगीत कला का हमारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, उसके अंदर संगीत कला का जो सबसे ज्यादा किस पे जाता है, सामवेद के अंदर, सामवेद के अंदर जो ऋचा है उसके अंदर संगीत कला का वर्णन कर रखा है। अब हम देखेंगे हमारे संगीत कला के क्षेत्र में भारत में ऐसे कौन कौन से प्राचीन वो ऋषि थे जिन्होंने क्या किया, संगीत के क्षेत्र में क्या किया है, अपना अहम भूमिका निभा ली। जैसे सबसे प्रथम है हमारे संगीत मकरंद। संगीत मकरंद एक क्या है, ग्रंथ है और इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन है, पंडित नारद। कौन से ईस्वी में, 1900 ईस्वी के अंदर। इन्होंने क्या किया है, अपने ग्रंथ के अंदर 19 प्रकार के वीणा के बारे में और 101 प्रकार की क्या बताई है, ताल के बारे में बताया। ये पहले वो थे कौन, पंडित नारद, जो संगीत के क्षेत्र में बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है। नेक्स्ट हमारे जो है वो कौन है, संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर क्या है, एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन है, पंडित सारंगदेव। आपको ये नाम याद रखने बच्चों, पंडित सारंगदेव। सारंगदेव ने अपने ग्रंथ के अंदर बहुत सारे स्वर और ताल के बारे में बताया और ये माना जाता है कि भारतीय संगीत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, इनका ये जो संगीत रत्नाकर ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट ये हमारे संगीत परिजात, ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन है, पंडित अहोबल। 1965 के अंदर पंडित अहोबल ने अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या है, संगीत परिजात। संगीत परिजात के अंदर 29 प्रकार के क्या बताए हैं, स्वरों का वर्णन कर रखा है और साथ ही इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है, ये कहा था कि हर राग, प्रत्येक राग दूसरे राग से क्या है, स्वतंत्र है। तो आपको समझ में आया कि अलग अलग देखो, पंडित नारद ने संगीत मकरंद, पंडित सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर और पंडित अहोबल ने क्या लिखा था, संगीत परिजात। ये अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं, अलग अलग, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। पंद्रहवीं और 16वीं सदी के अंदर ऐसे बहुत सारे क्या थे, संगीत के क्षेत्र में बहुत से अमूल्य योगदान देने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम था कबीर, मीराबाई, चैत्र महाप्रभु, नरसिंह मेहता जो हमारे गुजरात के हैं, तानसेन, तानादेवी नाम की 2 कन्याएं थी, इनका भी संगीत के क्षेत्र में बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है। हमारे भारत देश में संगीत का क्षेत्र हमेशा से क्या रहा है, सर्वश्रेष्ठ। नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा ललित कला के अंदर हम पढ़ेंगे नृत्य। नृत्य का मतलब क्या होता है, नृत्य कला। आपको जैसा पता है कि भारत देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्या है, नृत्य है। अब इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम नृत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने देखा था, क्या देखा था, संगीत कला के बारे में। अब अपन देखेंगे नृत्य कला। नृत्य कला जैसे कि नाम से सुनेगा नृत्य, नृत्य जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, संस्कृत, जिसका अर्थ क्या होता है, नृत्य करना। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो नटराज के रूप में धरती पर आए, यानी कि स्वर्ग से उतरे और यहाँ आकर उन्होंने क्या किया था, नृत्य किया था। ऐसी पौराणिक कथा मानी जाती है कि वो स्वर्ग से उतरकर यहाँ पर उन्होंने क्या बताया था, नटराज का नृत्य करके नृत्य कला को यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं क्लासिकल डांस, इंग्लिश में से बोलते हैं क्लासिकल डांस। अब आपको पता है, जैसा कि अपने आगे की क्लास में हमने पढ़ा हुआ कि हर राज्य का अपना एक अलग क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य। उस नृत्य में उनके जो होती है वेशभूषा सबसे अलग अलग होते हैं, होती है नहीं होती। तो हम सबसे पहले देखेंगे भरतनाट्यम। कौन सा नृत्य है, भरतनाट्यम। ये नृत्य जो है वो कौन से राज्य में, तमिलनाडु राज्य के अंदर भरतनाट्यम नृत्य किया जाता है, जो कि किसने बताया था, भरत मुनि ने बताया
बताया था, भरत मुनि ने यहाँ पर नाट्य शास्त्र और अभिनव दर्पण करके दो ऐसे नृत्यों के बारे में उन्होंने बताया था। आज तक हमारे विरासत से ये जो भरतनाट्यम है वो अभी तक भी क्या हो रहा है, चला आ रहा है, परंपरा के रूप में अभी भी चला आ रहा है। इसको जीवित रखने के लिए ये दो जो ऐसे बॉलीवुड स्टार जिनका नाम क्या है, हेमा मालिनी और वैजयंती माला, इन दोनों ने अभी तक हमारी विरासत को क्या कर रखा है, जिंदा रखा है। आज भी ये नृत्य किया जाता है, कौन सा, भरतनाट्यम। आगे देखिए हम देखते हैं कुचिपुड़ी। कौन सा नृत्य है ये, कुचिपुड़ी, जो कहाँ किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। और ये नृत्य कौन सी सदी से किया आ रहा है, 15वीं सदी से आज तक ये नृत्य क्या किया आ रहा है। इस नृत्य इसको जीवित रखने वाले कौन थे, राजा रेड्डी और शोभा नायडू। ये बहुत ही सुंदर नृत्य है। आगे हम देखते हैं कथकली। ये नाम तो आपने सुना होगा, कथकली। ये नृत्य है कहाँ का, केरल का। केरल के अंदर अगर कोई भी उत्सव या कोई भी किसी भी तरह का त्योहार आता है तो वहाँ पर कौन सा, कथकली नृत्य किया जाता है। जैसे आपने उनकी वेशभूषा का देखा होगा, कितना सुंदर धोती जैसा होता है, नीचे से एकदम मोरपंख जैसा होता है, स्त्री और पुरुष दोनों किए जो करते हैं। ये क्या करते हैं, मुकुटा पहनकर, अलग अलग तरह के क्या पहनते हैं, मुकुटे पहनकर ये नृत्य करते हैं। इसको कलामंडल तथा कृष्ण प्रसाद तथा श्री रामन ने अभी तक क्या कर रखा है, इस कला को जीवित रखा है। ठीक उसी प्रकार से अब एक और नृत्य आता है जिसका नाम क्या है, मणिपुरी। मणिपुरी का मतलब क्या होता है, मणिपुरी जो नृत्य था वो कहाँ का है, मणिपुर का है। मणिपुर है ना, पूर्वी साइड, भारत के पूर्वी साइड, वहां का ये नृत्य प्रसिद्ध है। मणिपुर के अंदर अगर कोई त्योहार है या कोई उत्सव है तो वहां पर क्या कहते हैं, श्री कृष्ण का क्या बोला है, श्री कृष्ण की बाल लीला और रामलीला, इस तरह का नृत्य की प्रस्तुत किया जाता है जिसके अंदर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है, रामलीलाओं का क्या किया जाता है, वर्णन किया। पर इसको जीवित रखने वाले यानी कि अभी तक जीवित रखने वाले कौन से, मणिपुर नृत्य को कौन है, ये गुरु विपिन और निर्मल महकर। तो आपको समझ में आया कि नृत्य कला किस तरह से अभी तक हमारी परंपरा में चला आ रहा है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाट्य शास्त्र। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नाट्य शास्त्र और उसके बाद पढ़ेंगे गुजरात का लोक नृत्य। नोट डाउन कीजिए।